हेलो गर्ल्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारे रेशों के ऊपर आधारित है। हमने रेशों के वर्गीकरण में देखा था कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों में जो सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें भी वनस्पतिक रेशों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कपास, जिससे कि कॉटन के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं और जिनका उपयोग बहुतायत से सभी जगह किया जाता है। यदि हम इसके इतिहास की तरफ चलें और उद्गम की तरफ चलें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कार्य क्षमता इसकी अद्भुत है। कपास या सूती वस्त्र सबसे सस्ता, सहज उपलब्ध, उत्तम और लोकप्रिय रेशा है। गीली अवस्था में यह और भी मजबूत हो जाता है। सभी प्रकार के शोधक पदार्थों का उपयोग इन पर किया जा सकता है। कपास की जन्मभूमि हमारा भारत है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में चांदी के पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई है, अर्थात 4वीं शताब्दी से ही इसका उपयोग चलता आ रहा है। भारत इन वस्त्रों को महत्वपूर्ण देशों में बेचता था। यहीं से इन्हें यूरोप भी ले जाया गया। यह समय ईसा पूर्व 200 वर्ष का था। इससे पूर्व ईसा पूर्व 327 वर्ष में सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी भारत में कपास का पेड़, यूनानी ने जब उस कपास के पेड़ को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने लेखों में लिखा है कि भारत में कुछ जंगली पेड़ों से ऐसे फल लगते हैं जिनसे ऊन निकलती है, जो भेड़ों की ऊन से भी ज़्यादा सुंदर होती है, तथा भारतीय इन्हीं से बने सुंदर वस्त्र पहनते हैं। और इन्हीं लेखों से हमें पता चलता है कि भारत के लोग सोने चांदी की कढ़ाई के, हीरे जवाहरात से जड़े हुए वस्त्र पहनते थे। बौद्ध काल में बनारस और ढाका अपने सुंदर वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ढाका के जो प्रसिद्ध वस्त्र थे उनमें शबनम, आबे रवा और मलमल खास अपने सौंदर्य की दृष्टि से अपूर्व एवं अनूठे थे। ये वस्त्र अत्यंत सूक्ष्म और बारीक होते थे। इनमें 8-10 तह के बाद भी ये पारदर्शी थे, यानी ये उनको समेटने में यदि हम 8 से 10 लेयर भी बना दें उसके बाद भी वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देते थे। और पूरा थान, यानी जो 100 मीटर का थान होता है, पूरा थान अंगूठी में से निकाला जा सकता था। तो ये उसकी सॉफ्टनेस थी, ये उसकी बारीकी थी। 1 पाउंड यानी लगभग 400 ग्राम कपास में 250 माइल से भी लंबा धागा बुनकर अपने हाथों से बनाते थे। जामदानी और चिकन के वस्त्र दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अरब के व्यापारी मिस्र, अरेबिया, तुर्किस्तान, चीन, थाईलैंड, जावा और दक्षिण यूरोपीय देशों तक इन भारतीय वस्त्रों को पहुंचाकर धन कमाया करते थे। 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोपीय देशों और इंग्लैंड में शुरू हो गया। अमेरिका में कपास का उत्पादन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 17th सेंचुरी। इंग्लैंड में वस्त्रों के निर्माण में औद्योगिक क्रांति के बाद वस्त्र उद्योग में अत्यधिक उन्नति हुई। नई ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पावर लूम्स थे, इनसे जो वस्त्र निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ने लगा। इस प्रकार इंग्लैंड ने वस्त्र निर्माण के उद्योग में सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। अभी अमेरिका का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है। वस्त्रों के अतिरिक्त कपास के उत्पादनों का रसायन, प्लास्टिक, ग्लास, गन कॉटन, फोटोग्राफिक फिल्म, वार्निश आदि में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका छिलका यानी कपास का जो छिलका है वो फर्टिलाइज़र, कागज़, प्लास्टिक, पशुओं के भोजन और गोला बारूद और पटाखे बनाने में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के बीजों से तेल बनता है। साथ ही साबुन उद्योग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कपास के बिनौलों की खली पशु आहार के रूप में इस्तेमाल होती है। अति प्राचीन काल से आज तक इसका प्रचलन और प्रयोग समान रूप से चला आ रहा है, यानी इसके प्रचलन में कोई गिरावट नहीं आई है। और ये सबसे उपयोगी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात है कि इसमें कपास का फूल का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता। सारे इसके बीज से लेकर के फल तक हम इसका प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं।
जो नेक्स्ट हमारा आते हैं अब कपास की खेती पर, कि कल्टीवेशन जब हमको कपास का करना होता है तो क्या कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है। तो कपास की खेती के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। तो इसका जो उत्पादन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है, और इसके लिए नमी और गर्मी दोनों का होना आवश्यक है। हीट एंड मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड। जो दूसरी इसकी जो आवश्यकता है इसके उत्पादन के लिए वो है, इसमें विशेष प्रकार की मिट्टी के अंदर इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो मिट्टी काम में आती है वो है आपकी ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है क्योंकि इस मिट्टी में पानी अवशोषित करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होने पर उत्तम क्वालिटी का कपास प्राप्त होता है और रेशा भी मजबूत, लंबा और मुलायम होता है। मिस्र की मिट्टी काली और क्षारीय है, अतः यहाँ उत्तम श्रेणी का कपास उगाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है वर्षा। तो कुल वर्षा इसमें जो आवश्यक होती है वो 30 to 38 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए होनी आवश्यक है। बीज बोते समय अधिक वर्षा चाहिए और पौधे बड़े होने पर कम पानी में भी खेती की जा सकती है। कपास के उत्पादन में लगने वाला समय 200 दिवस, लगभग 1 वर्षीय पौधा है ये, तो इसमें इसका जो कल्टीवेशन करने तक इसको लगभग 200 दिवस चाहिए होते हैं। अब आते हैं हम कपास के पौधे पर। कपास का पौधे 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा पौधा, मध्यम पौधा और झाड़ी के रूप में। इसके पौधे साधारणतः 4 से 6 फीट लंबे होते हैं। भूमि को जोतकर बीज बोए जाते हैं। 3 इंच के पौधे होने पर इनकी निराई और गुड़ाई की जाती है, यानी इनमें से बीज निकाल दिए जाते हैं। पौधे की एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती है जिनमें फूल खिलता है। कपास की किस्म के अनुसार ये फूल नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल या सुनहरे रंग के होते हैं। शुरू में फूल का रंग क्रीम और बाद में बैंगनी हो जाता है। फूलों के झड़ने पर उनसे कोए या पॉड्स निकल आते हैं जिनके भीतर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा रहता है। एक कोए का 1/3 भाग कपास और 2/3 भाग बीज या बिनौला होता है। इनके बीज को ही बिनौला कहते हैं। 5 से 6 फीट की लंबाई होने पर इनकी कीड़ों से रक्षा करनी होती है। पकने पर ये कोए या पॉड्स फट जाते हैं और उनसे सफ़ेद रंग के रेशे निकलने लगते हैं। इसी समय कोए या पॉड्स बीनने का कार्य किया जाता है। आजकल हाथों के स्थान पर मशीनों से कोए एकत्रित किए जाते हैं। इसके लिए कपास की पत्तियों पर रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है जिससे वे झड़ जाते हैं। कपास के रेशों से वस्त्र, बीज से तेल, साबुन, जानवरों को खिलाने की खली आदि बनते हैं और इनके छिलके खाद, कागज, पदार्थ, पटाखे, गोला, बारूद आदि बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, यानी इसकी निर्माण प्रक्रिया की कपास का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। कपास के रेशों से सबसे पहले सूत तैयार किए जाते हैं। सूत को बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं और वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशों में निम्न प्रक्रिया होती है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कोए एकत्रित करने से, यानी पॉड्स को कलेक्ट करने से लेकर। तो फर्स्ट स्टेप है कोए एकत्रित करना या कलेक्शन ऑफ पॉड्स। इसमें पके हुए कोओं को फटने पर हाथ या मशीन से तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है। राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ओटना या गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। कोओं में उपस्थित बीज और रेशों को हाथों या गिनिंग मशीन द्वारा ओटा जाता है जिससे धूल, मिट्टी, पत्तियां, छिलके, बीज आदि अलग हो जाते हैं। और इसके लिए भी 3 मेथड्स हैं, 3 विधियां हैं। पहला है हाथ ओटनी जिसको हैंड गिनिंग बोलते हैं। दूसरी है छड़ ओटनी जिसमें जो पीतल या लोहे की छड़ होती है जो कि 10 से 12 इंच लंबी भारी छड़ें हैं और इसमें कपास को ओटनी पर रखकर छड़ को ऊपर रखकर दोनों छोरों पर हाथ के दबाव से तेजी से बार बार ओटनी पर ले जाते हैं जिससे उसके बीज अलग हो जाते हैं। और तीसरी है मशीन ओटनी या मशीन गिनिंग।
इस मशीन में बड़ी बड़ी धारीदार आटियाँ लगी होती है। मशीन के घूमने पर कई आटियों में फंस जाती है और अवांछित सामग्री अलग हो जाती है। वायु के तेज प्रवाह से रुई शुद्ध और स्वच्छ हो जाती है। रुई मतलब वही कपास या कॉटन। नेक्स्ट जो स्टेप है इसकी, वो है इसके गांठें बनाना। इसमें लगभग 500 पाउंड की गांठें बनाई जाती है, जिन्हें बांधकर मिल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद इनको गांठों को खोलना और मिलाने का कार्य करते हैं। रुई में समानता लाने के लिए 5 से 12 फिनिशर मशीन की सहायता से इनको मिला दिया जाता है। इंटरमीडिएट और फिनिशर मशीन की सहायता से इनको मिला दिया जाता है, जिससे रुई साफ हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो कार्डिंग या धुनाई। यह कार्य भी हाथ व मशीन दोनों से किया जाता है। इस प्रक्रिया से रेशे साफ, लंबे और समानांतर हो जाते हैं। यानी धुनाई का क्या कार्य है? रेशों का साफ होना, लंबा होना और समानांतर हो जाना। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने पर रुई इसमें फंसती जाती है, जिससे रेशे खिंचकर लंबे और समानांतर हो जाते हैं। इन्हें बड़ी कीप या फनल की से निकाला जाता है, जिससे ये दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं, जिसे कॉर्ड स्लीवर कहते हैं। यही पट्टी कताई के लिए जाती है, जिससे अच्छी किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है इसका कंघी करना या कोम्बिंग। यह प्रक्रिया सभी रेशों में नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया है। इसमें छोटे रेशे छंटकर अलग हो जाते हैं और शेष रेशे सूक्ष्म, चिकने, समानांतर और समान लंबाई में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस विधि से पूनियाँ तैयार की जाती है, जिन्हें कोम्ड स्लीवर कहते हैं, जो उत्तम कोटि के मजबूत और मुलायम वस्त्रों के निर्माण में काम आती है। छंटने से बचे हुए छोटे रेशों को निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं और अन्य कार्यों में जैसे कागज, रेयॉन आदि बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है स्लीवरिंग, जिसको पूनी बनाना कहते हैं। 6 से 7 इंच लंबी और 1 इंच मोटी पूनियाँ बनाई जाती है, जिसके लिए कॉर्ड स्लीवर या कोम्ड स्लीवर को विशेष मशीन से गुजारा जाता है, जिससे इनकी मोटाई कम हो जाती है और रेशे आपस में सट जाते हैं और इनकी संरचना सघन हो जाती है। इसके पश्चात इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे महीन और लंबी पूनियों का निर्माण और उनमें ऐंठन दी जाती है। इसमें तनाव सामर्थ्य का यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ का अभाव होता है, जिसके कारण हल्के से झटके से ये टूट जाते हैं। आपको याद होगा हमने जब इसकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था, फाइबर्स की क्वालिटी, उसमें हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि धागों की एक विशेषता है जिसमें उनमें खींचने पर भी जो टूटते हैं उनको हम कहते हैं कि उत्तम तनाव सामर्थ्य है। लेकिन कपास का रेशा ऐसा है जिसका तनाव सामर्थ्य कम होते हुए भी इससे मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कताई या स्पिनिंग। यह कार्य हाथ या मशीन से किया जाता है। पूनियों को कताई यंत्र पर या स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है, जिसमें तेज गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। इनमें से गुजरने पर पूनियों की खिंचाई और बटाई भी ऑटोमेटिकली हो जाती है और वांछित मोटाई का धागा तैयार कर लिया जाता है। पर्याप्त ऐंठन धागे को मजबूत बनाने का कार्य करता है। इन धागों को बॉबिन या लच्छी या बॉल के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है अब बुनाई का। तैयार धागों से वस्त्र बुनाई का कार्य किया जाता है। पूनियों को रंगने का कार्य पहले या बाद में किया जा सकता है। बुनाई प्रक्रिया में ताने और बाने के धागों द्वारा की जाती है। सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल आदि वस्त्र तैयार होते हैं। वहीं 2 प्लाई सूत से सूती के साथ में रेयॉन का धागा भी मिला दिया जाता है और इनसे स्काई सूट, बास्केटबॉल आदि खेलों के लिए जो यूनिफॉर्म या वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो 2 प्लाई के सूत से किए जाते हैं। 12 बुनाई द्वारा डेनिम वस्त्र तैयार होता है, वहीं साटिन बुनाई से चिकने वस्त्र तैयार करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की बुनाई हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर आने के बाद में हम उनको जैसा चाहें उस बुनाई का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के धागे हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिसज्जा या फिनिशिंग। बुनाई के पश्चात वस्त्र की गुणात्मकता को बढ़ाने, सुंदर, आकर्षक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न परिसज्जाओं का उपयोग करते हैं।
जैसे सूती वस्त्रों पर स्टार्च, रोएं साफ करना, ब्लीच करना, मर्सराइज्ड परिसज्जा आदि की जाती है। इससे वस्त्रों को वॉश एंड वेयर यानी प्रयोग में लो और धो, स्थायी प्रेस और स्थायी चमक वाला बनाया जा सकता है। इन सब के बाद में रंगाई और छपाई का कार्य होता है। लास्ट स्टेप है वस्त्र बनने के बाद उसे विभिन्न रंग और डिज़ाइन में रंग कर आकर्षक बनाया जाता है। छपाई के लिए रोलर प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रेजिस्ट या अवरुद्ध प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं कपास की मैन्युफैक्चरिंग करने की। कपास की विशेषताएं हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।